नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी पीएम मोदी की केरल को दी गई नई सौगात की, नैनीताल में मचे बवाल की और मायावती के आकाश आनंद को दिए नए अधिकार की। साथ ही अंत में आपसे एक खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दक्षिण भारत को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, बिंजिम बंदरगाह का किया गया उद्घाटन। आरोपियों का पक्ष भी सुना जाएगा, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया को नोटिस। प्रधानमंत्री की रातों की नींद उड़ने वाली है, पीएम मोदी के तंज पर कांग्रेस ने किया पलटवार। भारत नेपाल सीमा पर योगी सरकार का एक्शन, अवैध मदरसे मजार किए गए सील। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने सीएम योगी से की मुलाकात, खेल विकास के मुद्दों पर हुई चर्चा। गंगा एक्सप्रेस वे पर आईएएफ फाइटर विमानों का शक्ति प्रदर्शन, बौखलाए अखिलेश यादव। नैनीताल रेप कांड में आरोपी को राहत, घर तोड़ने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। लखनऊ में अवैध झुग्गियों पर चला बुलडोजर, रेलवे ट्रैक किनारे बसे थे सैकड़ों परिवार। सोने चांदी के दाम में आई मामूली बढ़त, 92,660 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। शेयर बाजार उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 260 अंक चढ़ा, निफ्टी सपाट। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं आज की अहम खबर के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को केरल के बिंजिंग अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कर दिया है। उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आज ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान गौतम अडानी का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसा। उन्होंने गौतम अडानी का जिक्र करते हुए कहा, ये गौतम अडानी भी मौजूद थे। अडानी ने जितना अच्छा पोर्ट यहां बनाया है, उतना अच्छा पोर्ट तो गुजरात में भी नहीं बनाया गया था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि विंजनम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह से केरल और देश में आर्थिक स्थिरता आएगी। बंदरगाह का उद्घाटन करने के बाद मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री को विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का एक स्तंभ बताया और उन्हें और मंच पर मौजूद कांग्रेस सांसद शशि थरूर से कहा कि यह उद्घाटन समारोह कई लोगों की रातों की नींद हराम कर देगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। നമ്മുടെ എയർലൈൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകണം. He could not. well, मैसेज चला गया जहां जा रहा था। वहीं देश में विकास का ब्यौरा देते हुए मोदी ने कहा कि जहाजों में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल है और पिछले 10 वर्षों में हमारे बंदरगाहों की क्षमता दुगनी हो गई है। उनकी क्षमता में सुधार हुआ है। पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारत की सफलता के पीछे पिछले 1 दशक की मेहनत और विजन है। पिछले 10 वर्षों में हमने अपने पोर्ट्स की क्षमता को 2 गुना किया है। हमारे नेशनल वाटरवेज का भी 8 गुना विस्तार हुआ है। आज ग्लोबल टॉप 30 पोर्ट्स में हमारे 2 भारतीय पोर्ट्स हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी हमारी रैंकिंग बेहतर हुई है। ग्लोबल शिप बिल्डिंग में हम टॉप 20 देशों में शामिल हो चुके हैं। वहीं मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की शशि थरूर के साथ बातचीत ने भी सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।
पीएम मोदी देर तक रुके और मुस्कुराते हुए हाथ में हाथ डालकर थरूर से कई सेकंड तक बातचीत करते नजर आए। आपको बताते चलें, विंझिम पोर्ट को करीब 8,800 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसे बड़े कार्गो जहाजों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अब तक भारत की 75% ट्रांसशिपमेंट गतिविधियां विदेशी बंदरगाहों पर होती थीं। हालांकि अब यह स्थिति बदलने वाली है। पहले विदेशों में खर्च होने वाला धन अब घरेलू विकास में लगाया जाएगा, जिससे विंझिम और केरल के लोगों के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा होंगे। इस बंदरगाह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत की भूमिका बदलने की उम्मीद है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की तरफ। पर्यटन नगरी नैनीताल में 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद पूरे शहर में बवाल मचा हुआ है। हर दिन मारपीट, हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। मुस्लिम समुदाय की कुछ दुकानों को निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ की गई, जबकि एक मस्जिद पर पत्थर भी फेंके गए। आपको बता दें, उत्तराखंड के नैनीताल में 75 साल के मोहम्मद उस्मान ने 12 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म किया। ये घटना बीते 12 अप्रैल को हुई, जब 12 साल की एक लड़की बाजार से घर लौट रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाले 75 साल के उस्मान ने उसे 200 रुपए का लालच देकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने उसे 200 के नोट का लालच दिया और चाकू दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची डर गई और उसने कुछ दिनों तक किसी को कुछ नहीं बताया। बाद में उसने अपनी बड़ी बहन को ये बात बताई। जब परिवार को इस बारे में पता चला तो वे थाने गए और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं जैसे ही शिकायत दर्ज होने की खबर हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों तक पहुंची, नैनीताल में भारी गुस्सा फूट पड़ा। रात होते होते सैकड़ों लोग कोतवाली के बाहर जमा हो गए। पूरा शहर हिंसा की आग में झुलस गया। जगह जगह इसके विरोध में तोड़फोड़, आगजनी और प्रदर्शन होने लगे और एक बार फिर हिंदू मुस्लिम मामले ने जोर पकड़ा। आपको बता दें, मुस्लिम समुदाय की कुछ दुकानों को निशाना बनाते हुए उनमें तोड़फोड़ की गई, जबकि एक मस्जिद पर पत्थर भी फेंके गए। कुछ हिंदू संगठनों के सदस्यों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रही भीड़ ने वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और क्षेत्र में स्थित मकानों पर भी पत्थर फेंके, जिससे खिड़कियों के शीशे टूट गए। विरोध प्रदर्शन बुधवार देर रात के बाद भी जारी रहे, जिसे देखते हुए पुलिस गश्त करती रही। हालांकि पुलिस ने पेशे से ठेकेदार उस्मान नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी उस्मान के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए उसके घर के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया है, लेकिन आरोपी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आरोपी के मकान को न तोड़ने का आदेश जारी किया है, यानी रेप आरोपी को कोर्ट का सहारा मिल चुका है। वहीं इस बवाल की वजह से जहां पूरे शहर का माहौल खराब हो गया है, वहीं इसका असर पर्यटन उद्योग पर भी पड़ रहा है। टूरिस्ट सीजन में बाहर से आने वाले लोग धड़ाधड़ होटल की बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। इसका सीधा असर कारोबारियों पर पड़ रहा है। सैलानी वापस लौटने लगे हैं और होटलों की बुकिंग रद्द की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले को शांत कराने का प्रयास कर रही है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बसपा प्रमुख मायावती अपनी तरह से राजनीति करने के लिए जानी जाती हैं, इसीलिए उनका राजनीतिक सफर बाकियों से थोड़ा अलग रहा है। मायावती अपनी मर्जी की मालिक हैं और अपनी पार्टी बसपा को भी उसी तरह से चलाती आई हैं। बसपा से कब किसे बाहर का रास्ता दिखाना है और कब किसे वापस लेकर आना है, ये मायावती खुद तय करती हैं। अब आकाश आनंद के मामले में ही देख लीजिए। मायावती ने पहले अपने भतीजे आकाश को हाथी से उतारकर पैदल किया और फिर वापस पार्टी में लेकर साफ कर दिया कि आकाश आनंद के खिलाफ कोई भी फजूल की बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ऐसे में मायावती के बदलते तेवर से साफ है कि आकाश आनंद बसपा में फिर से सियासी उड़ान भरेंगी, लेकिन इस बार मायावती उन्हें अपनी छत्र छाया में ही रखेंगी, ये सवाल सभी के मन में है। आपको बताते चलें, मायावती ने आकाश आनंद को उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ के
चलते पार्टी से बाहर कर दिया था, मगर अंबेडकर जयंती से एक दिन पहले आकाश ने सार्वजनिक रूप से बसपा प्रमुख मायावती से माफी मांगते हुए पार्टी में दोबारा से लेने की अपील की थी। माफी मांगने के 2.5 घंटे बाद ही मायावती ने आकाश आनंद को माफ करते हुए बसपा में वापसी का ऐलान कर दिया था, लेकिन कोई पद उन्हें नहीं दिया गया था। हालांकि पिछले 2 दिनों में मायावती ने जिस तरह से आकाश आनंद को लेकर एक्स पर पोस्ट किए हैं और पार्टी नेताओं को उनके खिलाफ बयानबाजी करने से मना कर दिया है, इसके बाद साफ है कि मायावती फिर से उन्हें अहम रोल में लाना चाहती हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही आकाश आनंद को मायावती दोबारा बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती हैं। आकाश की तीसरी बार घर वापसी पर पूरी पार्टी का भविष्य टिका है। इसके चलते ही उन्होंने कहा कि आकाश आनंद का हौसला बढ़ाएं। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आकाश की भूमिका कैसी होगी। कहा जा रहा है कि मायावती इस बार आकाश आनंद को अपने सानिध्य में ही रखकर राजनीति के दांव पे सिखाएंगी। मायावती ने आकाश को बचपन से ही बसपा में अपने उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार किया है, इसीलिए अब आकाश को वो भी अपनी ही नजरों के सामने रखेंगी। जाहिर है आकाश आनंद को अपने ही सियासी भविष्य के लिए बसपा की जितनी जरूरत है उतनी ही मायावती को भी आकाश की आवश्यकता है। ऐसे में मायावती ने अपने हाथ से गढ़ी गई नई मूर्त तोड़ना नहीं चाहती, ना ही किसी दूसरे को इतना विश्वास कर पा रही हैं। ऐसे में मायावती आकाश के हाथों में ही बसपा का भविष्य देख रही हैं, जिसकी तैयारी मायावती ने अभी से शुरू कर दी है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वो आकाश को तैयार कर रही हैं। आकाश को उत्तर प्रदेश में बसपा के पक्ष में सियासी माहौल बनाने के लिए जमीन पर उतार सकती हैं। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। पहलगांव आतंकी हमले के बाद से भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले ले रहा है। सरकार ने जल संधि को खत्म करने के बाद अब पाकिस्तानी विमानों के लिए एयर स्पेस बंद करने का भी फैसला लिया है, जिससे आतंकवाद के देश पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, इससे पहले हमले के अगले ही दिन यानी कि 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई थी। इस मीटिंग में पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए गए थे। भारत ने सबसे पहले पाकिस्तानी नागरिकों को अपनी जमीन से खदेड़ने के लिए अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट को बंद कर दिया, ताकि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारतीय वीजा होने के बावजूद देश में दाखिल न हो सके। इसके साथ ही सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान में मौजूद भारतीय दूतावास को बंद करने का फैसला लिया गया। साथ ही भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश जारी किया गया। इसके अलावा भारत की ओर से पाकिस्तान को दी जाने वाली शार्क वीजा छूट योजना को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया, यानी कि अब पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में आने की अनुमति नहीं होगी। इस बैठक में भारत ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया था वह सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करना था, यानी कि इस फैसले के बाद अब पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद के लिए तरसेगा। पाकिस्तान को पता चलेगा कि आतंकियों को पनाह देने का अंजाम क्या होता है और भारत से दुश्मनी मोल लेने का उसे क्या नुकसान होगा। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी ठीक इसी समय। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।